बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। कल हमने या गत क्लास में हमने जो 16 महाजन पद थे उनके बारे में पढ़ा था। उसी श्रृंखला में हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो 16 महाजन पदों में से जो एक महाजन पद था मगध, वही सबसे शक्तिशाली था, वही उभर के सामने आया था। तो आज हम पढ़ेंगे मगध के उत्कर्ष के बारे में कि मगध का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे, इन सब के बारे में जानेंगे। इतना तो हमने गत वीडियो में पढ़ा था कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से सबसे शक्तिशाली मगध ही था। तो आज का हमारा टॉपिक है मगध का उत्कर्ष, जो कि 10 और 12 कक्षा 10 और 12 के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये वीडियो है। तो चलते हैं, वो सब जानने की कोशिश करते हैं वीडियो के माध्यम से कि मगधी ही आखिरकार सब 16 महाजनपदों में से उभर कर सामने आया। तो देखिए, पहला जो है 16 महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली सोलह महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। दूसरा है मगध में प्रथम वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। अब मगध के जो प्रथम वंश की स्थापना की थी वो बृहद्रथ ने की थी। अब मगध के उदय होने के कारण उदय के कारण क्या कारण रहे थे जिसके पीछे मगध का उदय हुआ? सभी महाजनपदों में से जो इसका पहला कारण था आर्थिक कारण, दूसरा है राजनीतिक कारण और तीसरा है भौगोलिक कारण। देखिए, मगध के उदय के कारण में आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण में क्या था कि जो मगध की आर्थिक स्थिति थी बहुत बढ़िया थी। उसके पीछे क्या कारण थे आर्थिक स्थिति बढ़िया होने के पीछे? कि वहां पर अधिशेष उत्पादन में अधिशेष भरपूर मात्रा में था। अधिशेष से मतलब होता है कि जो उत्पादन होने पर जिस क्षेत्र विशेष में, जिस एरिया में जो मगध का एरिया था, हमने कल पहले वीडियो में देखा था कि जो मगध था यह था बिहार में, और जो इस क्षेत्र का जो एरिया था, जो यहाँ पर उत्पादन होता था, एक तो सबसे बड़ा जो आर्थिक कारण था उसमें हुआ था कि लोगों ने लोहे की खोज कर ली थी। एक यहाँ उत्पादन में अधिशेष, लोहे
उस समय एक क्रांति कारण बनी, क्योंकि लोहे से लोगों ने हथियार बनाना सीखा। कई प्रकार के आविष्कार में, उत्पादन में अधिशेष से मतलब है कि जिस क्षेत्र विशेष में, इस क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन हो रहा था और जितने लोगों को आवश्यकता थी, उसका उत्पादन खपत होने के बाद में जो शेष बचता था उसी को उत्पाद अधिशेष बोलते थे। इसी को फिर ये लोग बाहर भेजते थे। और ये जो मगध था, ये गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर बसा हुआ था, जिससे इनकी व्यापारिक जो व्यापार की व्यवस्था थी पानी के माध्यम से, जल मार्ग से, वो अच्छी हो पाती थी। दूसरा देखते हैं राजनीतिक कारण क्या रहा था कि यहाँ पर मगध पे जितने भी वंशों ने शासन किया, ये जितने भी शासक हुए वो बहुत ही अनुभवी, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। उनकी राजनीतिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी। आगे देखते हैं भौगोलिक व्यवस्था के अंदर कि जो मगध की जो भौगोलिक व्यवस्था थी, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और जो मगध की जो राजधानी बनी पाटलिपुत्र, वो भी गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित थी, जो कि व्यापार और जल द्रव की श्रेणी में आती थी। और मगध की जो पहली राजधानी थी गिरिव्रत या राजगृह, वो एक लोहा पहाड़ों के चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी। इसी के आगे देखते हैं मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम। तो पहला जो वंश है या जो वंश जिसने मगध पर पहली बार शासन स्थापित किया वो था हर्येक वंश। दूसरा है शिशुनाग वंश। तीसरा है नंद वंश और चौथा है मौर्य वंश। देखिए एग्जाम की दृष्टि से ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम कैसा था। तो अपने को यही क्रम याद रखना है कि सबसे पहले जो मगध पर शासन किया हर्येक वंश ने किया, इसके बाद में शिशुनाग वंश ने किया, इसके बाद में नंद वंश ने किया और फिर लास्ट में मौर्य वंश आया। तो हम चलते हैं हर्येक वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मगध पर शासन करने वाले वंशों में पहला है हर्यक वंश। जो इसका संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व यानी बीसी में हर्यक वंश की मगध में स्थापना की थी। ये ही पहला शासक था, पहला भारत का महान शासक था जिसने मगध के अंदर 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। और जो इसकी राजधानी थी राजगृह को अपनी राजधानी बनाई बिंबिसार ने। और इनके शासनकाल में या इनके राज्य में
एक इनका राजवैद्य था जिसका नाम जीवक था। देखिए परीक्षा के अंदर पहला तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की, तो सीधा है बिंबिसार। एक बिंबिसार है और एक बिंदुसार है। वो आगे मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे तो बिंबिसार याद रखें। पहला क्वेश्चन बिंबिसार से संबंधित आएगा। दूसरा इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, राजगृह में। तीसरा जो है कि इंपॉर्टेंट है कि राजवैद्य कौन था, जीवक। इसने क्या किया था, जीवक ने भगवान बुद्ध एक बार बीमार हो जाते हैं तो उनकी सेवा के लिए बिंबिसार अपने राजवैद्य जो अपना राजवैद्य था जीवक तो भगवान बुद्ध की सेवा में भेजते हैं। और जीवक जो है कि भगवान बुद्ध को उपचार कर देता है, उसको इलाज कर देते हैं। इसी के साथ ही इसको बिंबिसार अवंती का शासक था, अवंती के राजा प्रदोत की सेवा में भेजते हैं, जो कि ये पांडु रोग से पीड़ित था। अवंती का राजा था प्रदोत, जो पांडु रोग से ग्रसित था, तो उसका इलाज भी जीवक कर देता है। इसके अलावा जो बिंबिसार ने एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो किया कि जो मगध का वंश था, हर्यक वंश, उसके साम्राज्य विस्तार के लिए इन्होंने एक नई नीति अपनाई। वो नई नीति क्या थी, वो नई नीति थी वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध, इस नीति के माध्यम से इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया वैवाहिक संबंधों के द्वारा। इन्होंने भी 3 राजवंशों की कन्याओं से विवाह किया था। वे थी पहली महाकोसला, जो कौशल नरेश कौशल की थी, कौशल नरेश चेटक की बहन थी। पहला विवाह तो बिंबिसार ने महाकोसला से किया, जो कौशल नरेश चेटक की बहन थी। दूसरा विवाह इन्होंने चेलना से किया, जो कि वैशाली की राजकुमारी थी, वैशाली की राजकुमारी थी। और तीसरा विवाह इन्होंने क्षेमा से किया, जो कि शद्र बिहार की राजकुमारी थी। इस प्रकार से वैवाहिक संबंधों के माध्यम से बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कौशल जो जनपद था, वैशाली था, इनसे अपने विवाह करके इन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया। यही इनकी एक विशेष नीति रही है। तो बिंबिसार से ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे नहीं जाते। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, राजगृह में। जीवक किसकी सेवा में था, ये किसके दरबार में था, ये किसका राज्य वैद्य था, तो बिंबिसार याद रखना है। जीवक ने किनका उपचार किया, भगवान बुद्ध जब रोग से ग्रसित हो गए थे तो उनके इलाज किया। और साथ ही साथ में अवंती के राजा प्रदोत की सेवा में भी गए, जो कि पांडु रोग से पीड़ित थे, उनको भी इन्होंने ठीक किया। और इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक विशेष नीति अपनाई, जिसे वैवाहिक संबंधों के माध्यम से इन्होंने अपने साम्राज्य का आगे बढ़ाया। इसी श्रृंखला में इन्होंने 3 राजकुमारियों से विवाह किया। पहला महाकोसला थी, जो कौशल नरेश चेटक की बहन थी, तो कौशल से अपने साम्राज्य को उन्होंने सुरक्षित कर लिया। इसी के साथ दूसरे नंबर पे चेलना से शादी की, जो कि वैशाली की रानी थी, राजकुमारी थी। इस प्रकार उन्होंने वैशाली से भी अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर लिया। और तीसरी क्षेमा की जो शद्र की राजकुमारी थी। इसके बाद में
बिंबिसार के बाद में जो अगला हार्यक वंश का जो शासक होता है वो होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि ये जो हार्यक वंश है इसको पितृहंता पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पितृहंता वंश के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि पिता की हत्या करके ही इन्होंने शासन किया था। तो क्या होता है, अजातशत्रु जो था अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। कब? 492 ईसा पूर्व में। 492 ईसा पूर्व में इन्होंने अजातशत्रु ने बिंबिसार अपने पिता की हत्या करके जो मगध था उसका राजा बन गया। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे चलते हैं कि अजातशत्रु जो था उसने या जो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो उल्लेखनीय कार्य किया वो क्या किया? कौशल और काशी को मगध साम्राज्य के अंदर मिला लिया। अजातशत्रु ने सबसे पहले क्या किया, जो कौशल और काशी, जो कौशल था ये मतलब अपना नलिहार जहां पर बिंबिसार का ससुराल था, वही कौशल को अपने साम्राज्य में मगध के अंदर मिला लिया। साथ में काशी को भी इसने जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी के आगे आगे चलते हैं हम। ऊपर रोशनी होगी, ऊपर रोशनी होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अजातशत्रु का सेकंड तो अजातशत्रु तो देखिए दूसरा जो शासक बना हर्यक वंश का वह है अजातशत्रु। अजातशत्रु अजातशत्रु ये क्या करता है कि 492 ईसा पूर्व अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त कर लेता है। 492 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त कर लेता है। दूसरा कार्य क्या करता है, वैशाली तथा काशी
को मगध साम्राज्य के अंदर मिला लेता है। यही सबसे बड़ा कार्य किया अजातशत्रु ने, जो वैशाली जहाँ इसका ननिहाल था, वैशाली को और काशी को मगध साम्राज्य का अंग बना देता है और मगध साम्राज्य ने हर्यक वंश का और विस्तार करता है। और जो इसी के शासनकाल में जो दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य हुआ वो हुआ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण। इन्हीं के शासनकाल में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, जिसके उपलक्ष्य में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी इसी ने करवाया। कब? 481 ईसा पूर्व। बौद्ध संगति के बारे में आने वाले वीडियो में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब पढ़ेंगे तब इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी इतना याद रखना है कि अजातशत्रु ने जो 492 ईस्वी में ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर मगध का राजा बन जाता है और वैशाली का काशी को अपने साम्राज्य का अंग बना लेता है। और इन्हीं के समय में, अजातशत्रु के समय में भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण यानी मृत्यु हो जाती है। और जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाता है वो अजातशत्रु होता है। इसी के शासनकाल में जो वैशाली के अंदर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है वो अजातशत्रु के टाइम में किया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, इसका बेटा जो तीसरा शासक होता है वो आता है उदयन, या इसको उदयन भी बोलते हैं। ये भी क्या करता है, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है। उदयन जो हर्यक वंश का तीसरा शासक होता है वो अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है। और उदयन ने क्या किया था कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। कहाँ की? गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर। और इसको अपनी राजधानी बनाया। तो यहां से एग्जाम के अंदर ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन या उदयन नामक शासक था जो हर्यक वंश का राजा था, उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। कौन सी जगह की? गंगा, सोन और गंडक जो बिहार में है वहां पर 3 नदियों के संगम स्थल पर इन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाई। इस प्रकार से मगध की जो दूसरी राजधानी होती है वो पाटलिपुत्र हो जाती है और कई समय तक पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी रहती है। तो हर्यक वंश के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब आगे जो मगध में वंश आता है, सेकंड जो वंश था हमने पढ़ा है वीडियो के अंदर, वह है शिशुनाग वंश। दूसरा वंश जिसने मगध पर शासन किया इसी के वह नंद वंश, शिशुनाग वंश।
शिशुनाग वंश। इसका संस्थापक था शिशुनाग ही था। शिशुनाग के बारे में ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि मगध के उत्कर्ष में इसका भी अहम रोल रहा है। शिशुनाग ने क्या किया था साम्राज्य विस्तार के अंदर, शिशुनाग ने क्या किया साम्राज्य विस्तार के अंदर जो था मगध के अंदर अवंती को मिला लिया। यानी कि शिशुनाग ने मगध यानी अपने साम्राज्य के अंदर अवंती को मिला लिया। पहले अजातशत्रु ने वैशाली और काशी को मिलाया, उसके बाद में शिशुनाग ने अवंती को मिलाया। इस प्रकार से मगध का साम्राज्य या मगध का जो साम्राज्य विस्तार था वह होता रहा। इसके बाद में शिशुनाग ने और जो तीसरा वंश आता है वो आता है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। नंद ने की, महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। इसके बारे में पुराणों के अंदर इसको परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। पुराणों में महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि परशुराम का दूसरा अवतार किसे माना जाता है, तो याद रखना महापद्म नंद को। और महापद्म नंद को ही भारत का एक राजा कहा जाता है। इसके बाद में आता है कालाशोक। महापद्म नंद के बाद में जो सेकंड राजा बनता है नंद वंश का वो आता है कालाशोक। कालाशोक के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि द्वितीय जो बौद्ध संगति होती है, संगति का आयोजन होता है कालाशोक के टाइम। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है कालाशोक के टाइम पे। और तृतीय जो नंद वंश का शासक आता है वो घनानंद है। घनानंद था जो एक बहुत ही क्रूर अत्याचारी और बहुत ही अन्यायपूर्ण शासक था। इसके साम्राज्य में अराजकता फैली थी चारों तरफ, पूरी जनता इससे परेशान थी। ऐसा बताया जाता है कि ये इसने मगध के पूरी जनता को परेशान कर दिया था। तो घनानंद के टाइम पे क्या होता है कि सिकंदर का आक्रमण भारत पे होता है 326 ईसा पूर्व। और सिकंदर का आक्रमण घनानंद के शासन में होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम बार सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, घनानंद के बारे में। और जो घनानंद ही इस वंश का
अंतिम शासक क्या शासक प्राप्त होता है, इसके बारे में एक नंदीवर्धन नाम का शासक वो हुआ था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। नंदीवर्धन ही नंद वंश का अंतिम शासक था, लेकिन घनानंद को ही चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य ने घनानंद को मरवाकर ही मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार, तो जय हिंद।